हेलो, नमस्कार दोस्तों। उत्थान साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं। दोस्तों, आज अपन बायोलॉजी की सबसे बेसिक क्लास को पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो है अपन टॉपिक वाइज टॉपिक जो है अपन सभी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो बायोलॉजी के बेसिक टॉपिक पे होने जा रही है। बायोलॉजी का जो बेसिक क्या है, क्या बायोलॉजी क्या होती है, हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज जो है अपने स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का मतलब होता है जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करना। बायो मीन्स होता है जीवित जीव, बायोटिक जीव, और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी में दो चीजें हैं। बायोलॉजी क्या है, हमारा बायोस्फीयर क्या है। देखिए, हमारे बायोस्फीयर में, हमारे पूरे वायुमंडल में, हमारे जीव मंडल में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं, क्या नहीं है, हम बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे, वो दो चीजें कौन सी है, उन सब चीजों को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारी अर्थ पे, हमारे इस बायोस्फीयर में दो चीजें हैं दोस्तों। आपको दिख रहा होगा बायोटिक और एबायोटिक, दो चीजें हैं। एक तो होती है बायोटिक और एक होती है एबायोटिक। दोस्तों, बायोटिक और एबायोटिक का मतलब है इस बायोस्फीयर में दो ही चीज है। देखिए, इस पूरे वायुमंडल में, पूरे जीव मंडल में दो ही चीजें हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है, बायोटिक का मतलब होता है जैविक, बायोटिक मतलब होता है जैविक। और दोस्तों, एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक। जैविक क्या है, देखिए अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पे सजीव और निर्जीव दो चीजें हैं। सजीव और निर्जीव दो ही चीजें हैं। देखिए, आपको डिस्प्ले पे एक डायग्राम विजिबल हो रहा होगा जिसमें बायोटिक और एबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अच्छे से बताया गया है। जिसमें देखिए एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स जो है वो बायोटिक फैक्टर है। देखिए, बायोटिक को अपन जैविक कह रहे हैं और जैविक का एक्चुअल मतलब होता है, जैविक से आपने पढ़ा होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जैविक मतलब जो है आपने सजीव और निर्जीव जो है दो चीज आपने पढ़ी होंगी। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। देखिए, जो जैविक है उनको आप सजीव कह सकते हैं, जैविक को आप सजीव कह सकते हैं। जितने भी जैविक हैं वो सजीव होते हैं, जितने अजैविक हैं वो निर्जीव होते हैं। जो अजैविक है उन्हें आप निर्जीव कह सकते हैं, निर्जीव। और सजीव और निर्जीव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। उन्हीं को अपन बायोटिक और एबायोटिक कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में जैविक का मतलब है जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है वो है जैविक, और जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें कहते हैं अजैविक। जैविक और अजैविक, बायोटिक, एबायोटिक या सजीव और निर्जीव। देखिए, इस कॉम्बिनेशन में अपन को एनिमल्स दिख रहे हैं, ये एनिमल्स जो है वो सजीव है, एनिमल सजीव है। एनिमल जो है सजीव में आता है। इसके अलावा क्लाउड और रेंज, क्लाउड और रेन जो है वो एबायोटिक फैक्टर है। देखिए, अर्थ पे जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो एबायोटिक के बिना पॉसिबल नहीं है, एबायोटिक के बिना बायोटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए, जैसे क्लाउड और रेन, क्लाउड रेन एबायोटिक फैक्टर है, सॉइल जो है वो एबायोटिक फैक्टर है, ट्रीज जो है वो बायोटिक फैक्टर, आपको ट्रीज यहाँ विजिबल हो रहे होंगे, ट्रीज जो कि क्या है, बायोटिक है। फ्लावर्स जो है वो बायोटिक फैक्टर में आता है। फायर, फायर एक प्रकार का एबायोटिक फैक्टर है। देखिए, जिनमें जीवन है वो सब बायोटिक है और जिनमें जीवन नहीं है वो एबायोटिक है। अब एक्चुअल में बात ऐसी है कि सर हम जैविक यानी जीवन और अजैविक यानी जीवन नहीं होना, तो जीवन का मतलब अपन क्या समझे, जीवन से, लाइफ से क्या मतलब है। देखिए, यहाँ टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। और अपन अच्छे से जानते हैं कि बिना टेम्परेचर, हम जितने भी बायोटिक है, ट्रीज को आपने देखा होगा एक टेम्परेचर के अनुकूल होते हैं, तापमान के अनुकूल होते हैं कि कौन से तापमान में कौन सा प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। सन है, सन जो है वो एबायोटिक फैक्टर है। तो यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का अपन को एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। हमारी अर्थ पे जितने भी बायोटिक है, बिना एबायोटिक फैक्टर के उनकी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, बायोटिक मतलब अपन ने कहा जीवन, ये जीवन का मतलब क्या है, आप जीवन से क्या समझते हैं। देखो बेटा जी, जीवन का मतलब होता है
जीवन का एक्चुअली मतलब होता है ऊर्जा। इसका मतलब होता है ऊर्जा से, जीवन मतलब ऊर्जा। देखिए सजीव और निर्जीव जो है, सजीव और निर्जीव जो होते हैं उनके बीच में एक मेन डिफरेंस जो अपन को देखने को मिलता है, मेन डिफरेंस जो मिलता है वो अपन कह रहे हैं जीवन का। और जीवन को कहा अपन ने ऊर्जा का। मतलब कुल मिला के सजीव और निर्जीव के बीच में जो अंतर है वो है ऊर्जा, वो है ऊर्जा का। ये ऊर्जा जो है उसका अंतर होता है सजीव और निर्जीव में। मैं आपको ये कह सकता हूं कि सभी सजीवों में जो है वो ऊर्जा होती है, हम सभी सजीवों में ऊर्जा होती है, जबकि निर्जीव में कोई भी ऊर्जा नहीं होती। यदि निर्जीव में ऊर्जा हो तो निर्जीव भी क्या होगा, सजीव बन जाएगा। और जिस दिन सजीव के शरीर से पूरी ऊर्जा निकल जाए वो सजीव जो है वो निर्जीव में बदल जाएगा। समझ रहे हो बात को? देखिए सजीव जो है, सजीव में ऊर्जा है और निर्जीव में ऊर्जा नहीं है। इन निर्जीवों में ऊर्जा नहीं होती और सभी सजीवों में ऊर्जा पाई जाती है। देख रहे हो, जीव का मरना, नष्ट हो जाना, मर्त हो जाना, मर्त हो जाने से मतलब होता है कि जब हमारे शरीर से पूरी की पूरी ऊर्जा बाहर निकल जाए। जब पूरी ऊर्जा बाहर निकल जाए तो हम उसे निर्जीव फॉर्म में चेंज कर देंगे, हम निर्जीव फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। यदि हमारे शरीर से ऊर्जा निकल गई तो हम निर्जीव बन जाएंगे। और ऊर्जा का मतलब अपन आध्यात्मिक रूप से जो है ऊर्जा को आत्मा कह सकते हैं। कि जैसे आपने सुना होगा कि आत्मा जब शरीर से बाहर निकल जाए तो हमारा डायरेक्ट मिलन परमात्मा से हो जाता है ना। तो उसी टाइप से जो है वो सजीव जो है, सजीव उस ऊर्जा को ही साइंस जो है आध्यात्मिक रूप से जो आत्मा है उसी को साइंस ऊर्जा कह रही है। यानी आपने भी सुना होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ऊर्जा को बनाया जा सकता। उसी हिसाब से जैसे आपने सुना है कि आत्मा अजर और अमर है, क्योंकि एक्चुअल में आत्मा है क्या, एक्चुअल में आत्मा ऊर्जा ही है। ऊर्जा को ही अपन आध्यात्मिक रूप से आत्मा और आत्मा को ऊर्जा साइंस कहती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही शरीर से यदि ऊर्जा बाहर निकल जाए, संपूर्ण ऊर्जा का निष्कासन हो जाए तो हमारा बॉडी जो है वो निर्जीव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का सबसे मेन डिफरेंस जो है वो सजीव और निर्जीव में होता है। किसको अपन सजीव कहें, किसको निर्जीव करें, एक मेन चीज ये भी है कि सर हम किसको सजीव माने, हम सजीव और निर्जीव में डिफरेंस कैसे करें। तो देखो सजीव किसे कह सकते हैं आप सजीव किसे कहेंगे, ऐसा कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ऐसी सजीव की कोई ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो बिल्कुल डिफाइन करती है, जो परिभाषित करती है कि ये सजीव है और दूसरे जो है वो निर्जीव है। सजीव और निर्जीव, देखिए अपन इन दोनों में डिफरेंस एक देखते हैं, मेन डिफरेंस। इन्हें आप लिविंग कहते हैं और इन्हें जो है आप नॉन लिविंग कह सकते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए सजीव जो है उनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि सजीवों में आपने सुना है कि सजीव वर्दी करते हैं, ये सजीवों के गुण है। वर्दी करना सजीवों का गुण है, जनन करना सजीवों का गुण है। इसके अलावा उपापचयी क्रियाएं करना सजीवों का गुण है। उसी प्रकार निर्जीव जो है उनके क्या क्या गुण है। तो देखिए अपन ये नहीं कह सकते कि सजीव वो हैं जो वर्दी करते हैं, ये बात अपन कहना ज्यादा उचित नहीं है। ये बात कहना ज्यादा उचित इसलिए नहीं है क्योंकि सजीव वर्दी करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या केवल वर्दी सजीव में होती है, क्या वर्दी केवल सजीव में होती है, क्या निर्जीव वर्दी नहीं करते। तो देखिए यहां आके ये बात गलत हो जाती है। यदि वर्दी केवल सजीवों में होती तो ये वर्दी जो है सजीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या सजीवों का परिभाषिक गुण होता, जिसके हिसाब से अपन उसको डिफाइन कर सकते थे कि हाँ जिसमें वर्दी है वो सब क्या है, सजीव है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि निर्जीव ही वर्दी करते हैं। देखिए जो निर्जीव है, निर्जीव फैक्टर जो होते हैं वो भी वर्दी करते हैं। निर्जीव कैसे वर्दी करते हैं, देखिए आपको एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। जैसे आपने सैंड ड्यून देखा होगा, रेत का टीला देखा होगा। मान लीजिए कुछ कई सालों पहले आपने एक रेत का टीला देखा जिसका ये साइज है, ठीक है। और फिर आप कई वर्षों बाद में, जैसे 10-15 वर्ष बाद में उस रेत के टीले को देखते हैं तो हो सकता है कि मान लो इधर हवाओं का झुकाव होने से इसके पास जो रेत का टीला था वो पहले इतना था और हवाएं इधर चलने की वजह से इस इस रेत के टीले से मिट्टी के कण जो है वो इस पर आ गए और इस पर आने से ऐसा हो सकता है कि रेत के टीले का आकार क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए और इस टीले का आकार जो है थोड़ा सा घट जाए। देखिए एक चीज को आप गौर कीजिएगा, क्या रेत के टीले की जो साइज है वो साइज क्या बढ़ रही है। देखो वर्दी का मतलब क्या है, वर्दी का एक्चुअल मतलब होता है, वर्दी से आप कह सकते हैं
वर्दी का जो मतलब है वो है जैसे किसी की संख्या बढ़ना, किसी की संख्या बढ़ना संख्या में वर्दी है, किसी का आकार बढ़ना ये भी वर्दी है, आकार का बढ़ना साइज में इंक्रीज होना भी वर्दी है, किसी के भार का बढ़ना, भार बढ़ना भी क्या है, वर्दी है। इसके अलावा किसी की लंबाई बढ़ना, लंबाई भी क्या है, वर्दी है, लंबाई का बढ़ना। ये सब प्रॉपर्टी जो है वो वर्दी को डिफाइन करती है कि लंबा होना, संख्या में बढ़ना, आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना, ये सब चीजें जो है वो वर्दी को बताती है, सभी प्रकार की वर्दियां। तो एक चीज को आप गौर कीजिए, यहां पर जो रेत का टीला है, उस रेत के टीले में आप ये देख पा रहे होंगे कि रेत के टीले में, इस रेत के टीले का जो साइज है वो पहले से इंक्रीज हो गया, साइज पहले से बढ़ गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस रेत के टीले में रेत के कणों की संख्या बढ़ गई। तो बताओ संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? यहां पर इस टीले में संख्या में वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि है। इसके अलावा देखिए रेत के टीले की लंबाई जो है वो भी तो बढ़ रही है, और रेत के टीले में संख्या बढ़ेगी तो भार भी बढ़ेगा, यानी इस टीले का जो है वो भार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भार भी यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यानी एक्चुअल में वर्दी तो निर्जीव में भी हो रही है तो एक प्रकार की वर्दी। वर्दी सजीव करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात में, लेकिन वर्दी तो निर्जीव ही करते हैं। हाँ, एक वर्दी का एक डिफरेंस यहां पर जी जरूर है कि जो सजीव वर्दी करते हैं, जो वर्दी सजीव करते हैं, सजीवों में होने वाली वर्दी जो है वो एक्चुअल में आंतरिक वर्दी होती है। इन सजीवों में होने वाली जो वर्दी है वो वर्दी होती है आंतरिक वर्दी। सजीव आंतरिक वर्दी करते हैं, यानी सजीवों के अंदर से वर्दी होती है, शरीर में अंदर से वर्दी होती है। और यदि अपन निर्जीव की बात करें, यदि निर्जीव के बारे में अपन देखें तो निर्जीव जो है उनमें वर्दी हो रही है बाह्य प्रकार की, उनमें वर्दी होती है बाह्य वर्दी, इनमें वर्दी होती है बाह्य वर्दी। यानी निर्जीव बाह्य वर्दी करते हैं और सजीव आंतरिक वर्दी करते हैं, ये अपन कह सकते हैं, लेकिन वर्दी तो दोनों करते हैं। यानी वर्दी जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। उस हिसाब से दूसरा करेक्टर अपन देख रहे हैं जनन। देखिए दूसरी बात अपन ने कही जनन के बारे में कि सजीव जनन करते हैं, निर्जीव जनन नहीं करते। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो जनन क्या है, जनन क्या है, जनन जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है। जनन एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, किसी भी जीव में संख्या में वृद्धि करने की प्रक्रिया ही जनन होती है। कोई भी सजीव यदि अपनी संख्या को बढ़ाता है तो संख्या बढ़ाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को अपन क्या कह सकते हैं, वृद्धि वो सॉरी जनन, अपन उसे रिप्रोडक्शन उसे कह सकते हैं। तो देखिए एक चीज आप देखिएगा, जनन से एक्चुअल में जनन जो है, जनन से सजीवों में संख्या में वृद्धि होती है। जनन से क्या होता है, संख्या में वृद्धि, जनन से संख्या में वृद्धि होती है। एक चीज आप सिमिलर कीजिए, क्या जनन एक प्रकार की वृद्धि ही है क्या, क्या जनन एक प्रकार की वृद्धि है? बिल्कुल जनन एक प्रकार की वृद्धि तो है, संख्या में वृद्धि। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि को तो अपन पहले ही कह चुके हैं कि वृद्धि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और जनन तो वृद्धि करने का ये एक तरीका होता है, और वो वृद्धि कौन सी, संख्या में वृद्धि। तो जनन को भी अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। और देखिए इस चीज का एक्सेप्शन भी है। जनन का एक्सेप्शन ये है, जैसे जैसे एक जीव होता है खच्चर, जीव है खच्चर, खच्चर सजीव माना जाता है, खच्चर सजीव है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन खच्चर जो है वो जनन नहीं कर सकता, आगे नई संतति का निर्माण वो नहीं कर सकता। उसी हिसाब से ह्यूमन में जैसे टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित, क्लाइनफेल्टर से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, टर्नर से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति जो आगे संतति का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो क्या अपन उनको सजीव नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें जनन तो नहीं हो रहा। यदि उनमें जनन नहीं हो रहा तो यदि अपन जनन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते तो हमारे हिसाब से फिर वो सजीव नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सजीव माने जाते हैं, क्योंकि जनन जो है उसको अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या परिभाषिक गुण जो है अपन उसको नहीं कह सकते। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्दी और जनन जो है उनको अपन सजीवों का परिभाषिक गुण नहीं कहते। वर्दी और जनन सजीवों का गुण है, सजीवों का गुण है, लेकिन वो परिभाषिक गुण नहीं है। देखिए परिभाषिक गुण का मतलब होता है ऐसा गुण जो केवल उसी में हो। सजीव के परिभाषिक गुण का मतलब है ऐसा गुण जो केवल सजीव में हो।
तो जनन केवल सजीव में होता है और सभी में हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जनन तो एक प्रकार की वर्दी है, तो वर्दी तो सजीव में भी होती है और निर्जीव में भी होती है, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि जो जनन है और वर्दी जो है वो सजीव की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए एक चीज अपन ने देखी यहाँ पे, उपापचयी क्रियाएं। एक चीज यहाँ पे अपन ने देखी है, उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया, ये उपापचयी क्रिया क्या होती है? देखो, उपापचयी क्रिया जो है वो सजीवों का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। उपापचयी क्रिया सजीवों की परिभाषिक करैक्टर माना जाता है और यही वो चीज है जो सजीव और निर्जीव में अंतर करती है, सजीव और निर्जीव को बांटती है। हम उपापचयी क्रियाओं के बेसिस पे, उनके आधार पे ये कह सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं भी उपापचयी क्रियाएं क्या है। उपापचयी क्रियाएं सजीवों का परिभाषिक गुण है, जो केवल और केवल सजीव में होता है और सभी सजीवों में होता है। ऐसा कोई सजीव नहीं जिसमें उपापचयी क्रियाएं ना हो, ठीक है। ऐसा कोई सजीव नहीं है पृथ्वी पे जिसमें उपापचयी क्रिया नहीं होती। जिसमें उपापचयी क्रिया नहीं होती वो फिर सजीव नहीं, वो निर्जीव है, ठीक है। तो उपापचयी क्रिया क्या है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उपापचयी क्रिया क्या है? उपापचयी क्रिया जिन्हें आप मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो उपापचयी क्रिया क्या होता है, सभी सजीव भोजन करते हैं। देखो सभी सजीव भोजन करते हैं। भोजन वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको एक चीज पीछे बताई है कि देखो सजीव जो है, जो सजीव है और जो निर्जीव है, उनमें मेन चीज जो अंतर है वो ऊर्जा का है, कि इनमें ऊर्जा, सजीव में ऊर्जा है और निर्जीव में ऊर्जा नहीं है। तो ये ऊर्जा कहां से आती? देखो उपापचयी क्रिया जो है, उपापचयी क्रियाएं जो है वो क्या है, तो सजीव भोजन करते हैं और हम उस भोजन को लेके, हम उस भोजन को ग्रहण करके और उसका करते हैं पाचन। पाचन करने के बाद उससे निकलता है ग्लूकोज, पाचन से निकलता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जाता है हमारी कोशिकाओं में, ग्लूकोज जाता है सेल्स में। ये सेल्स क्या है, ये बात भी अपन अभी देखेंगे। और ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज का जब अपघटन होता है, ग्लूकोज का जब अपघटन होता है तो ग्लूकोज के अपघटन से निकलती है ऊर्जा, और इस ऊर्जा को लेता है सजीव अपनी क्रियाओं में। ऊर्जा को काम में लेता है सजीव, सजीव अपनी क्रियाओं में इस ऊर्जा का उपयोग करता है। और जब तक सजीव के शरीर में ये ऊर्जा है तब तक वो सजीव है। जिस दिन उसके शरीर से ऊर्जा निकल गई उस दिन वो निर्जीव में बदल जाएगा। देखिए भोजन लेना, भोजन से ग्लूकोज निकालना, यानी उसका पाचन करना, उस ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा निकालना, ये जो प्रक्रियाएं आप देख पा रहे हैं, कौन सी? भोजन से ग्लूकोज और ग्लूकोज से, भोजन से जो है वो ग्लूकोज निकालना और ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये सभी क्रियाएं ही उपापचयी क्रिया कहलाती हैं। भोजन से ग्लूकोज का निकलना, ग्लूकोज से ऊर्जा का निकलना, ये सभी जो रिएक्शन है, इन्हीं रिएक्शन को, इन्हीं क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। आप एक चीज को गौर से देखिएगा कि ऊर्जा जो है, यदि ऊर्जा नहीं होगी, भाई यदि आत्मा नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तो सजीव जो है वो सजीव नहीं रहेगा, वो निर्जीव में बदल जाएगा। तो सजीवों में, सभी सजीवों में ऊर्जा होती है, ऊर्जा का होना जरूरी है। पर अभी अपन को एक बात पता लगी कि ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए क्या चलेगा? उपापचयी क्रिया, कि ऊर्जा के लिए उपापचयी क्रिया होना जरूरी है। उपापचयी क्रिया नहीं होगी तो ऊर्जा नहीं आएगी, और ऊर्जा नहीं आएगी तो सजीव सजीव नहीं रहेगा। यानी हर सजीव को जिंदा रहने के लिए, किसी भी सजीव को सजीव बने रहने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए उसे उपापचयी क्रिया चाहिए। यानी इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए उपापचयी क्रियाएं होना जरूरी है, क्योंकि उपापचयी क्रिया होगी तो ही ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा आएगी तभी वो सजीव होगा। और यदि उपापचयी क्रिया नहीं हो तो फिर उसमें ऊर्जा नहीं बनेगी, और वो कैसे जीव होंगे? वो निर्जीव होंगे। सॉरी, वो जीव नहीं होंगे, वो निर्जीव होंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो जो नॉन लिविंग पार्ट जो है, वो निर्जीव कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो उपापचयी क्रियाएं जो है वो सजीव और निर्जीवों का परिभाषिक गुण कहलाता है। इन्हें आप सजीव और निर्जीव का परिभाषिक गुण कह सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। यानी हमें, हमसे कोई पूछे कि सजीव और निर्जीव में मेन डिफरेंस क्या है, हम किसके आधार पर इनको बांट सकते हैं?
तो हम उपापचयी क्रियाओं के आधार पर सजीवों और निर्जीवों में अंतर कर सकते हैं। हम उपापचयी क्रियाओं पे ये कह सकते हैं कि जिसमें उपापचयी क्रिया है वो सभी सजीव हैं, जिसमें उपापचयी क्रिया नहीं है वो निर्जीव है। उपापचयी क्रियाओं का कोई अपवाद या कोई एक्सेप्शन जो है वो नहीं है, इनका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अपन को ये पता लगा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। अब देखिए आगे मैं टॉपिक पे चलता हूं, बायोलॉजी। अब मैं आपको ये कहूंगा कि बायो मीन्स जो है वो होता है, बायो मीन्स जो होता है वो है जीव, बायो मीन्स सजीव या जीव। और लॉजी का मतलब होता है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब होता है दोस्तों, लॉजी का मतलब यहां है अध्ययन करना। ठीक है, बायो मीन्स सजीव, लॉजी मीन्स अध्ययन। यानी अब आप ये समझ गए कि हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी में सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। हम बायोलॉजी के अंदर सजीवों का अध्ययन करेंगे कि सजीव क्या है और सजीव क्या है। इस बात को अपन ऑलरेडी बता चुके हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे करेंगे, वो बात पढ़ ली। अब ये सजीव किससे बने हुए हैं, सजीवों में कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शंस हैं, कौन कौन से कंपोनेंट को आप सजीव को होगे, क्या क्या कैरेक्टर उनके दिखाई देते हैं अपन को, कैसे वो बनते हैं, वो सब बातें अपन यानी जो विस्तृत अध्ययन जो है सजीवों का, वही क्या है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में सजीवों के बारे में पढ़ा जाता है। और अब तक अपन ने पढ़ा कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। तो हमारे बायोस्फीयर में दो ही फैक्टर हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव में अपन पढ़ेंगे सजीवों के बारे में बायोलॉजी में। सजीवों को पढ़ना ही बायोलॉजी है। और सजीव क्या है ये बात मैंने आपको यहां तक क्लियर कर दी है कि सजीव क्या है। अगली क्लास में अपन सजीवों के आगे की कहानी पढ़ेंगे कि सजीव कैसे बने हैं, इन सजीवों में ऊर्जा जो आई है वो कैसे आई है, कहां से ऊर्जा आई, उपापचयी क्रियाएं कहां होती है, उपापचयी क्रियाएं कहां होती हैं, ये बात अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं इस क्लास में इस बात को सस्पेंस के लिए छोड़ के जाता हूं, आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।